वजीर अय्याशी में डूबा रहा और दिल्ली बिखरती रही। दोस्तों, ये लाइन कई इतिहासकारों ने एक ही शासक के लिए लिखी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि लाइन तुर्क के रूप में सबसे ज्यादा मशहूर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और गाजी के लिए लिखी गई है। पूरी दिल्ली को अपनी उंगली पर नचाने वाला यह तुगलक सुल्तान तुर्क सुल्तानों का सबसे चहीता सुल्तान था। कारण ये था कि इसने कभी अपनी तलवार से खून सूखने नहीं दिया और अपने बिस्तर को कभी खाली नहीं रखा। कहते हैं कि गयासुद्दीन की तलवार पर हमेशा खून लगा ही रहता था और उसके बिस्तर पर एक ना एक खूबसूरत लड़की बिना कपड़ों के हमेशा पड़ी रहती थी। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गयासुद्दीन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के पिता एक तुर्की और उसकी माँ एक जाट थी। जन्म के बाद से गयासुद्दीन को उसकी माँ ने पाला। हालांकि गयासुद्दीन के जन्म के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन गयासुद्दीन के जन्म के बाद ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से गयासुद्दीन और उसकी माँ एक देश से दूसरे देश भटकते रहे और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इन्होंने अफगान में शरण ली। उस समय वहां पर खिलजियों का राज था और खिलजी वंश का आखिरी शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह राज कर रहा था। बता दें कि नसरुद्दीन शाह अपने नाम के पीछे खिलजी उपनाम नहीं लगाता था, क्योंकि उसे पता था कि वो खिलजी साम्राज्य का होकर भी नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ तो एक खिलजी थी, लेकिन उसका पिता उसकी माँ का पति नहीं था, बल्कि वो एक घुमक्कड़ व्यापारी था जो एक रात ऐसे ही नसरुद्दीन की माँ के साथ सो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो सिर्फ अपनी माँ का एक नाजायज बेटा था। इसी वजह से उसने खिलजी उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय खिलजी साम्राज्य भी कमजोर पड़ गया था। उसी समय वहां पर गयासुद्दीन ने अपना डेरा जमाया और काम की तलाश में निकल गया। अपनी तुर्क की पहचान छिपाने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाया और उसने अपनी पहचान भी एक खिलजी के रूप में बताई, जिस वजह से उसे खिलजियों की सेना में एक सैनिक की नौकरी मिल गई। यह इतिहास बदलने का अच्छा सुनहरा मौका था और इसी सोच के साथ वो अपने काम को अंजाम देने लगा। उसने कई साल एक सैनिक के रूप में काम किया और महल के बारे में कई तरह की जानकारियां हासिल की और कई राजों से पर्दा उठाने की कोशिश की। उसे महल और राजकाज के बारे में वो सब मालूम पड़ गया था जो कि एक सैनिक को नहीं मालूम होना चाहिए था। धीरे से उसने हिम्मत करके अपने जैसे और सैनिक ढूंढने शुरू किए और उनके साथ मिलकर उसने नई सेना संगठित करना शुरू की। उसी समय मौका पाते ही उसने एक बड़े चापर से नसरुद्दीन खुसरो शाह के गले पर वार किया। ये वार इतना तेज तो नहीं था कि नसरुद्दीन की गर्दन धड़ से अलग हो जाए, जैसा कि वो चाहता था, लेकिन इस वार से नसरुद्दीन की गर्दन से लगभग आखिरी छोर तक कट गई थी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन लटक गई और वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। यह देखकर किसी वजीर या किसी सैनिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो गयासुद्दीन को पकड़ सके या फिर बंदी बना सके। कुछ ही सेकंड्स में नसरुद्दीन की मौत हो गई और गयासुद्दीन ने केवल अपने डर से पूरा राज्य अपने नाम कर लिया। सारे वजीर डर की वजह से उसकी तरफ हो गए और जिस वजीर ने कुछ कानून बताने की कोशिश की तो उसे भी तुरंत बीच महल में ही मार दिया गया। इससे वजीरों और सलाहकारों में और डर बैठ गया। ये बात लोगों में आग की तरफ फैल गई थी कि एक सैनिक ने भरी महफिल में नसरुद्दीन को मार दिया है। जब जनता आपस में ये सारी बातें कर रही थी, तभी ढोल नगाड़े के साथ एक घोषणा हुई और वो घोषणा ये थी कि आज से सल्तनत के नए सुल्तान मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी होंगे। जब लोगों ने पूरा नाम सुना, तब लोगों के दिमाग में ये बात आई कि यहाँ से खिलजियों का खात्मा हो गया और एक नए वंश का उदय हुआ है। गयासुद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भारत में अपने नाम के आगे गाजी लगाया था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, और काफिर किसे कहते हैं आपको मालूम ही होगा। गयासुद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद महल में उपस्थित करीब 200 खिलजी रानियों के जितने भी बच्चे थे उन्हें मारने के आदेश दिए और सैनिकों से ये भी कहा कि अगर कोई रानी बीच में आए तो उसे भी खत्म कर देना। इन सब में कई रानियां गर्भवती भी थी, उन्हें भी उसी हालत में मार दिया गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई खिलजी बचा न रह जाए जो बाद में बड़ा होकर बदला ले। ये काम करने के बाद उसने 2 सेनाओं का गठन करने का ऐलान किया, जिसमें से एक सेना में वो सिपाही थे जो युद्ध की कौशल को अच्छे से जानते थे और अकेले युद्ध जिताने की क्षमता रखते थे, और दूसरी सेना में वो सिपाही थे जो कि केवल एक साधारण सैनिक मात्र ही थे
इस सेना को उसने 1 महीने के प्रशिक्षण में भेजा और खुद महल में खिलजी की रानियों के साथ समय बिताया। हर रात उसके लिए नई रानी आती थी जिनके साथ वो जबरदस्ती करता था। गयासुद्दीन एक साइको किस्म का इंसान था और रानियों के साथ बहुत बुरी तरह से रात बिताता था, जिस वजह से उसके साथ रात बिताने वाली रानी की चाल अक्सर बदल जाती थी। 1 महीने की घनघोर अय्याशी करने के बाद उसने अपनी सेना के साथ बंगाल की तरफ रुख किया और बंगाल को जीत लिया और वहां अपनी सल्तनत बनाई। फिर उसने वारंगल को भी जीता और अपने बेटे को वहां का वजीर नियुक्त किया और वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना की, जहां पर उसने अपना एक हरम बनाया। उस हरम के बन जाने के बाद गयासुद्दीन उसी हरम में अपना सारा समय बिताता था। एक रात वो हरम में ही था, तब उसे पता चला कि वारंगल में उसकी रियासत पर किसी ने हमला बोल दिया है, जिसके बाद उसने वारंगल को दिल्ली की ही रियासत में मिला लिया था। लेकिन फिर बाद में वारंगल उसके हाथ से चला गया था। उसकी अय्याशियां और जनता के साथ बदतमीजी इतनी बढ़ गई थी कि अब जनता भी इधर उधर के पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने लगी थी, क्योंकि जनता को पता था कि गयासुद्दीन के पास दिखावटी ताकत है, ना तो इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है और ना इसके आगे कोई बड़ा साम्राज्य। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए उसने कई तरह के अभियान चलाए। इन अभियानों के तहत उसने नहरों का निर्माण कराया, कई सारे किलों का भी निर्माण कराया, लेकिन इन सब के बदले वो हिंदुओं से खुम्स लेता था। खुम्स एक तरह का टैक्स था जो केवल हिंदुओं को देना होता था। ये सब गयासुद्दीन ने इसलिए किया ताकि हिंदू भी इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम हो जाए। लेकिन उस समय के हिंदुओं ने हिंदू होने के लिए टैक्स भी दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन उसके बाद उनके हर काम में उन्हें तंग किया जाता था। उनके बीवी बच्चों को जबरदस्ती मस्जिद में जाने के लिए दबाव बनाया जाता था, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता था क्योंकि उसके पास सेना की कमी हो गई थी। क्योंकि बंगाल पर कब्जा करने के बाद वहीं के गृह सुल्तानों ने मिलकर दोबारा बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया था। तभी गयासुद्दीन अपनी सेना के साथ बंगाल की तरफ रवाना हुआ और उसने दिल्ली को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। उस समय दिल्ली का माहौल तो ऐसा हो गया था कि मानो दिल्ली में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से घूमते थे। ज्यादा सैनिक न होने की वजह से कोई रोक टोक भी नहीं थी। गयासुद्दीन ने बंगाल के लिए दोबारा लड़ाई लड़ी और दोबारा बंगाल पर अधिकार किया। जब वो बंगाल से दिल्ली के लिए लौट रहा था तो उसने रास्ते में विश्राम के बारे में सोचा, क्योंकि युद्ध में उसे थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से आगे चल पाना असंभव था। इसलिए उसने एक गांव में शरण ली और एक लकड़ी की झोपड़ी में आराम करने लगा। कहते हैं कि रात के समय वो लकड़ी की झोपड़ी उसके ऊपर गिर गई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। कहने को तो ये घटना थी, लेकिन कई इतिहासकारों के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि गयासुद्दीन के राज्य में जिन सैनिकों और वजीरों की भर्ती होती थी उनमें से मुस्लिमों को हमेशा ज्यादा पैसा और कम काम जैसी सुविधाएं मिलती थी, वहीं हिंदुओं को ज्यादा काम और कम पैसा मिलता था। इस वजह से गांव के हिंदू लोगों ने एकता के साथ एक गुट बनाया और गयासुद्दीन को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मौत किसी और तरीके से हुई थी। उनके मुताबिक जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही उसकी गर्दन पर एक औरत ने छुरी घोंप दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत तुरंत हो गई थी। लेकिन इब्न बतूता, जो कि दुनिया भर की यात्राएं करता था, उसके अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जौना खान द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र के माध्यम से की गई थी। क्योंकि जौना खान दिल्ली का तख्त चाहता था, लेकिन गयासुद्दीन चाहता था कि वो बंगाल में रहे और वहीं की रियासत को संभाले, जिसकी वजह से उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने ही वालिद को ठिकाने लगा दिया। गयासुद्दीन को उसके द्वारा तुगलकाबाद में बनवाए गए मकबरे में दफना दिया गया। दोस्तों, कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया नाम के एक पीर बाबा ने गयासुद्दीन के मरने की भविष्यवाणी पहली ही कर दी थी। असल में जब वो बंगाल विजय अभियान पर गया, तब वहां से लौटते वक्त गयासुद्दीन ने तुगलकी फरमान भिजवाया कि मेरे दिल्ली प्रवेश के पूर्व ही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसकी निजामुद्दीन औलिया से किसी बात को लेकर झड़प हो चुकी थी। लेकिन यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज़े दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, पहले आप दिल्ली तो आ जाइए, क्या पता आप दिल्ली ही ना आ पाए। और दोस्तों, संयोग कुछ ऐसा रहा, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले सुल्तान की मौत की खबर महल आ गई थी। उसकी मौत की खबर जब महल में आई तो महल की सारी औरतें खुशी से झूम उठी, क्योंकि उन्हें एक दलदल से आजादी मिल गई थी।
उन औरतों के मुताबिक गयासुद्दीन जैसा घिनौना आदमी दोबारा तुगलक वंश में नहीं हुआ। गयासुद्दीन की मौत के बाद कुछ दिन तक निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली की गद्दी को चलाया, लेकिन उससे सत्ता नहीं चली और दिल्ली बिखरती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ गयासुद्दीन के वजीर उसकी मृत्यु की खबर सुनते ही उसकी रानियों के साथ अय्याशियों में लिप्त हो गए थे। दोस्तों, एक बात जो तुगलक वंश पर एक और घिनौना दाग लगाती है वो ये कि तुगलक वंश के ज्यादातर राजा मृत रानियों के साथ भी संबंध बनाते थे। दरअसल जब हिंदू रानियां अपने पति के मरने के बाद अपने प्राण त्याग देती थी तो उस मृत रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसके मृत शरीर को तुगलक राजा अपने साथ ले जाते और उस मृत शरीर के साथ कई दिनों तक अपने घिनौने कामों को अंजाम देते थे। इस बात को लेखक सुनजोय केसंग द्वारा लिखी किताब तुगलक डायनेस्टी में लिखा गया है। वैसे दोस्तों, इतना सब जानने के बाद तुगलक वंश और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।